Hello dear friends, very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of anesthesia। तो फिर से हम आप सभी के सामने हाजिर हैं एनेस्थेशिया की कहानी डॉक्टर सौरभ की जुबानी में। तो चलिए देखते हैं आज का कौन सा क्लिनिकल केस है। डॉक्टर सौरभ प्लीज। तो हाय, आज हम इस पेशेंट कमला को सेव करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे कमला की जो जर्नी है अपने घर से लेके वापस घर आने तक, अगर हम इस जर्नी को सक्सेसफुल कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम लोग एनेस्थीसिया का जो मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज है जो एग्जाम में आते हैं वो हम कवर कर पाएंगे। तो हमने इसको 4 to 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट को चलो हम रन करते हैं। ठीक है, तो ये है कमला, शी इज प्रेग्नेंट फुल टर्म एंड शी स्टार्टेड डेवलपिंग लेबर पेन। तो इसने अपने रिलेटिव्स को बोला और इमीडिएटली इसको हम हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में उसको ऑब्स्टेट्रिशियन ने एड्रेस किया और बोला कि ये तो फीटल डिस्ट्रेस है, अर्जेंट एलएससीएस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि अर्जेंट एलएससीएस जो होता है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, उसमें एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस क्या होता है? तो डॉक्टर साहब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है। एग्जैक्टली तो क्योंकि यहाँ पे ही डिसाइड हो जाएगा कि हम इसको जनरल एनेस्थीसिया देंगे या फिर न्यूरेक्सल एनेस्थीसिया देंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते हैं जहाँ पे कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता है वहाँ पे एलएससीएस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस होता है वो स्पाइनल एनेस्थीसिया। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, तो क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकते हैं? तो कई बार ऐसा होता है कि प्रेग्नेंट लेडी रास्ते में ट्रैवल कर रही है और कुछ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, पेशेंट को रेज्ड आईसीपी है और हमें बेबी भी डिलीवर करवाना है। तो ऐसे केसेस में स्पाइनल एनेस्थीसिया इज नॉट द एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस। तो ऐसे केसेस में हमें जनरल एनेस्थीसिया प्रेफर करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी हम कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए, तो सबसे पहला जो होता है वो होता है रेज्ड आईसीपी। इसके अलावा इफ पेशेंट ही हमें कंसेंट नहीं दे रहा है कि नहीं मुझे स्पाइनल से डर लगता है या मैंने सुना है कि रिलेटिव्स अच्छा नहीं बोलते हैं, मुझे जीए ही चाहिए, जनरल एनेस्थीसिया ही चाहिए, तो वो भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी थेरापेटिक एंटीकोगुलेशन पे, थेरापेटिक एंटीकोगुलेशन का मतलब कोई पेशेंट माइटरल स्टेनोसिस का है, वो ब्लड थिनिंग एजेंट के लिए वारफरीन पे है या नोवल ओरल एंटीकोगुलेंट पे है, तो ऐसे पेशेंट को हम इमीडिएटली सिजेरियन के लिए स्पाइनल में नहीं ले सकते। उसके लिए या तो हमें वेट करना पड़ेगा या फिर उसे रिवर्स करना पड़ेगा। सीवियर हाइपोवोलेमिया में एक और कंडीशन होती है, क्योंकि स्पाइनल देने के बाद में हाइपोटेंशन मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। तो अगर पेशेंट ऑलरेडी हाइपोटेंसिव है, शॉक में है, ग्रेड 4 में, तो इस टाइम पे अगर हम स्पाइनल देते हैं तो पेशेंट का शॉक वर्सन होके इवन कई बार कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो ये 4 कॉन्ट्राइंडिकेशन को हमें याद रखना होगा। इसके अलावा कुछ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन भी होते हैं, जैसे कि स्कोलियोसिस का होना या फिर कई बार प्लेटलेट काउंट का लेस देन 60,000 होना। तो ऐसे केसेस में हम प्लेटलेट सपोर्ट के साथ में भी ट्राई कर सकते हैं, बट दिस ऑल आर रिलेटिव। बट ये 4 एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, इन कंडीशन में हमें अवॉइड ही करना चाहिए। तो बच्चों ये 4 कॉन्ट्राइंडिकेशन बिल्कुल हम सभी को याद रखने हैं। आगे देखते हैं। तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन सबएरेक्नोइड ब्लॉक। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एनेस्थेशिया, एनाटॉमी, इवन पीडियाट्रिक, सर्जरी और मेडिसिन के साथ बहुत खूबसूरती के साथ इंटीग्रेट होता है। तो जब भी हम लंबर पंक्चर करते हैं तो आप सभी को पता है, पिछले सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं, एडल्ट में स्पाइनल कॉर्ड L1 पर एंड होता है। एक्जेक्टली, इसलिए लंबर पंक्चर सबसे बेस्ट है कि L3 L4 पर किया जाए। फीटस में जो स्पाइनल कॉर्ड है वो L3 पर एंड होता है, इसलिए बच्चों में फीटस में अच्छा है कि हम L4 L5 में लंबर पंक्चर करें। लेकिन जब हम लंबर पंक्चर करेंगे तो कौन कौन से स्ट्रक्चर पियर्स होंगे? आप यहां पर देख रहे हैं कि एक निडल है, हमने L3 L4 वर्टिब्रा से इंसर्ट किया, तो सबसे पहले स्किन जो है वो पियर्स हुआ, फिर उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू पियर्स हो रहा है, आप यहां पर देख रहे हैं, और फिर उसके बाद यहां पर आप स्पाइन ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हमारे वर्टिब्रा हैं। तो वर्टिब्रा के बीच में आपको एक लिगामेंट नजर आएगा, इसको हम कह रहे हैं सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, क्योंकि स्पाइन की ये ऊपर है। फिर स्पाइन के बीच में ऊपर वाला स्पाइन, नीचे वाला स्पाइन, तो इनके बीच में जो आपको लिगामेंट नजर आ रहा है, आप फिंगर टिप को देखिए, यह इंटरस्पाइनस लिगामेंट। और फिर उसके बाद आप आगे की तरफ चलेंगे। यस, तो सर आपको शो करेंगे ये जो येलो कलर का लेयर है वो होता है लिगामेंटम फ्लेवम। फ्लेवम का मतलब ही होता है येलो। तो इसको जब भी हम पियर्स करते हैं निडल से तो हमें गिव अवे की फीलिंग आती है, क्योंकि फ्लेवम के बाद ही ड्यूरा मैटर होता है। तो ड्यूरा मैटर, एक्नोइड एंड पाया मैटर, ये तीनों मेनिंजेस के लेयर होते हैं। तो जैसे कि ऊपर टाइटल में लिखा हुआ है सब एरेक्नोइड ब्लॉक, मतलब सब मतलब नीचे, तो एरेक्नोइड के बाद में या एरेक्नोइड के नीचे में होता है CSF।
तो हम जैसे एटनॉइड को पंक्चर करेंगे हमें CSF मिल जाएगा, और जो पाया मैटर होती है उससे नर्व रूट अच्छे से चिपका हुआ होता है। तो अगर हम जो लेयर्स देख रहे हैं वो है स्किन, सबक्यूट टिश्यू, सुप्रा एंड इंटरस्पाइनस लिगामेंट, लिगामेंटम फ्लेवम, देन ड्यूरा मैटर, एटनॉइड मैटर एंड पाया मैटर। ये बहुत बार एमसीक्यू में आया है और काफी सालों से रिपीट हो रहा है, तो ये लेयर का सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। श्रीकांत, इसके बारे में तुम्हें कोई ट्रिक याद है? अगर अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो एक फनी सा ट्रिक हमने बनाया था 3S इल्लीदास। आप चाहें तो विदाउट निमोनिक भी इसको याद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार एलैबोरेट कर देता हूं। 3S, S फॉर स्किन, S फॉर सुपरफिशियल फेशिया जिसको आप सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कह सकते हैं, देन S फॉर सुप्रास्पाइनस लिगामेंट 3S, देन इल्लीदास ILE, I फॉर interspinous ligament, L for ligamentum flavum, and then there is a E for epidural space। फिर उसके बाद DAS, D for our dura mater, A for arachnoid mater, और फिर उसके बाद H से आ गया था हमारा सब arachnoid space। जैसे ही हमारा निडल सब arachnoid space में जाता है वहां पर CSF होता है, प्रेशर पूरा रिलीफ हो जाता है, पॉपअप का सेंसेशन फील होता है और CSF पानी की तरह बूंदों में टपकता है। जैसे आप यहां पर पहुंच जाओ, रुक जाना, आगे नहीं बढ़ना, आगे बढ़ोगे तो वहां पर डैमेज के चांसेस बनते हैं। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड निमोनिक लगा मुझे लगता है कि स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू तो हर जगह पर ही होता है। स्पाइन में आप दे रहे हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो स्पाइन के ऊपर सुप्रास्पाइनस, स्पाइन के बीच में इंटरस्पाइनस, एक जो लेयर येलो है वो लिगामेंटम फ्लेवम, ये तो मेनिंजेस आ ही जाते हैं, ड्यूरा मैटर, एटनॉइड मैटर, उसके बाद सब एटनॉइड में CSF। ठीक है, निमोनिक याद रख सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसी आपकी श्रद्धा। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले होता है हमारा कॉन्सेप्ट, दूसरे नंबर में निमोनिक। कई बार ऐसा होता था डॉक्टर साहब, हम अपने यूजी टाइम में थे तो निमोनिक्स को याद करने के लिए और निमोनिक बनाते थे और भूल जाते थे। इसलिए बच्चों हमेशा याद रखना, सबसे पहला चीज है कॉन्सेप्ट जो डॉक्टर सौरभ ने बताया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट है तो श्रीकांत, एक छोटा सा एमसीक्यू है, हाउ मेनी वर्टिब्रास आर देयर इन वर्टिब्रल कॉलम? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम है एक छोटा सा 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन हम यहाँ पर लेते हैं। आप जैसे कि हमारे एनाटॉमी में देख चुके हैं प्रॉपर 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन के साथ, तो कितने वर्टिब्रा होते हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। कैन यू सी दिस ब्यूटीफुल अवर वर्टिब्रल कॉलम? आप देखेंगे कि गले वाले पार्ट में टोटल हमारे 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा देखने के लिए मिलते हैं। यस, पहला जो है वो हमारा होता है एटलस, फिर उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा एक्सिस, और इसके बाद आपको सर्वाइकल वर्टिब्रा मिलेंगे। फिर थोरेसिक वर्टिब्रा जो होते हैं वो टोटल होते हैं 12, और फिर लंबर वर्टिब्रा की बात करते हैं जहां पर हमारे बॉडी का वेट आता है, ये टोटल होते हैं 5। और फिर उसके बाद सैक्रम को देखते हैं तो सैक्रम जो होता है वो होता है 5, लेकिन एडल्ट में ये फ्यूज होकर के एक सिंगल बोन बनाता है। और फिर उसके बाद आपको कॉसिक्स आपको नजर आते हैं जो कि एक्चुअली होते हैं 4, लेकिन फ्यूज होकर के एक सिंगल बनाते हैं। तो टोटल वर्टिब्रा इन डेवलपिंग स्टेज अगर आप देखेंगे तो 33 होते हैं, लेकिन एडल्ट में आफ्टर फ्यूजन ये हो जाते हैं 26। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसके अलावा इन वर्टिब्रा के बीच से स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं जिनको हम एनेस्थेशिया देते हैं। सो अगेन वन ब्यूटीफुल इमेज फॉर ऑल ऑफ यू, the different spinal nerves with this beautiful integration between the our anatomy and the anesthesia। तो इस स्पाइनल कॉर्ड से आप देख रहे हैं कि नेटवर्क निकल रहा है नर्व्स के अलग अलग, ये स्पाइनल नर्व्स हैं, इन्हें ही तो हमें ब्लॉक करना है। यस, तो याद रखेंगे कि टोटल सर्वाइकल नर्व होते हैं वो 8, स्पाइनल वर्टिब्रा है, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 है, लेकिन आपके जो नर्व्स है वो 8, क्योंकि एक नर्व ऊपर से एक्स्ट्रा निकलती है। फिर थोरेसिक है 12, लंबर है 5, सैक्रल है आपके 5 और कॉक्सिजियल है 8। टोटल याद रखेंगे 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। एक बहुत ही अच्छा जो आपका डायग्राम था उसमें ये भी था कि जो थोरेसिक वर्टिब्रास होते हैं उनका अलाइनमेंट इस तरीके से है, इसलिए जब भी हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं वो सेफलिक डायरेक्शन में देना होता है, लेकिन जब लंबर के जो स्पाइन होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, तो इसलिए हमारा स्पाइन का जो निडल होता है वो हॉरिजॉन्टली जाता है। तो इसलिए थोरेसिक एनेस्थीसिया जो होता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट विद नॉलेज ऑफ एनाटॉमी यू कैन वेरी वेल डू द प्रोसीजर। बहुत बढ़िया इंटीग्रेशन है। तो ये है, फिर से मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि दिल से की हुई दोस्ती और दिल से की हुई पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। यहां पर आप एनाटॉमी और एनेस्थीसिया की बहुत ही अच्छी दोस्ती देख रहे हैं। श्रीकांत, ब्लड सप्लाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि एनाटॉमी में या फिजियोलॉजी में तुम्हारी पकड़ है ही, तो इस बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बिल्कुल सौरभ,
हमने देखा हुआ है, अपने स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ था, बटरफ्लाई शेप का आपको पैरामीटर नजर आ रहा था। आगे में एक आर्टरी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, लेकिन पीछे में 2 आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। ये आपके नीट पीजी में क्वेश्चन आया हुआ है। टोटल हाउ मेनी आर्टरीज आर सप्लाइंग टू द स्पाइनल कॉर्ड, मेन आर्टरीज। तो उसमें ऑप्शन थे 1 2 3 4, आपका आंसर है 3। एक एंट्री स्पाइनल आर्टरी और 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। याद रखेंगे कि यहीं से आपके हैरिसन का क्वेश्चन बनेगा, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सिंड्रोम और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी सिंड्रोम। लेकिन कितने वेन होते हैं? तो टोटल 6 स्पाइनल वेन होते हैं। याद रखेंगे कि ये जो स्पाइनल वेन है वो बैट्सन वेनस प्लेक्सस के थ्रू ब्रेस्ट के साथ, प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ, रेक्टम एनल कैनाल के साथ जुड़े रहते हैं। इसीलिए सर्जरी में जब ब्रेस्ट कैंसर आपको देखने के लिए मिलता है तो उस सिचुएशन में, या प्रोस्टेट कार्सिनोमा, रेक्टल कार्सिनोमा मिलता है तो उस सिचुएशन में पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब पीठ में दर्द हो रहा है। पीठ दर्द की हिस्ट्री आपको लेनी ही है। बहुत बढ़िया सा इंटीग्रेशन है। श्रीकांत, तुम्हारे जो एक्सप्लेनेशन से मुझे वो कविता याद आ गई, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। इसमें भी आंसर 3 ही हुआ करता था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसमें भी आंसर 3 ही है। बैट्सन प्लेक्सस के बारे में एक और चीज बताना चाहूंगा कि जैसे कि कोई प्रेग्नेंट पेशेंट है या मिक्स सिंड्रोम है या सीवियर एसाइटिस है, तो इसके कारण से जो इंफीरियर वेना कावा का कंप्रेशन जब होता है तो उसका बैक प्रेशर रिफ्लेक्ट होता है एपिड्यूरल वेन्स के ऊपर। तो जब एपिड्यूरल वेन्स एंगॉज होती हैं तो वो जनरली ड्यूरामीटर को एक साइड पे पुश कर देती मीडियली एक्चुअली। तो इसलिए ऐसे केसेस में जब हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं तो देयर इज वेरी हाई चांस कि आपका जो स्पाइनल का लेवल है वो काफी हाई जा सकता है। तो ऐसे केसेस में हमें बहुत केयरफुल रहना है कि जो हम डोज डिसाइड कर रहे हैं एनेस्थीसिया की वो प्रॉपर्ली कैलकुलेटेड हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये तो कविता आप सभी को याद रहेगी, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीएसएफ का फॉर्मेशन, एब्जॉर्प्शन और प्रेशर स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन तो एनेस्थीसिया में, फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी में और मेडिसिन में हर जगह घूमता रहेगा, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो श्रीकांत, सीएसएफ के फॉर्मेशन कहाँ पे होता है इसके बारे में बताइए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीएसएफ का फॉर्मेशन मेरे बच्चों, आपने देखा था कि ये कोरॉइड प्लेक्सस में होता है। ये कोरॉइड प्लेक्सस आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? ये आपको देखने के लिए मिलेगा हमारे लैटरल वेंट्रिकल में। मेन सिंथेसिस ऑफ द सीएसएफ फॉर्मेशन इज इन द अवर लैटरल वेंट्रिकल, लेकिन इसके साथ में ये थर्ड वेंट्रिकल में भी होता है, फोर्थ वेंट्रिकल में भी होता है। और सौरभ, सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन आपको याद है? वो एरेक्नॉइड विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द एरेक्नॉइड मैटर जो कि प्रोट्रूड कर रहे थे हमारे सुपीरियर सैजिटल साइनस में। यस, मैं आपको एक बार सुपीरियर सैजिटल साइनस दिखा दूं, आप बहुत अच्छे से इन सभी चीजों को इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे 3D मॉडल के थ्रू। सो यू कैन सी दिस ऑल द ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन। यस, ये है हमारा क्रेनियल कैविटी और यहां पर आप देख रहे हैं ब्रेन। इसको हम डाइसेक्ट करते हैं तो ये फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर आपको नजर आया, फाक्स सेरेब्राई, और इसी को जब हम रिमूव करते तो इसके बीचों बीच में आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। यस, यू कैन सी ब्यूटीफुली दिस इज अवर सुपीरियर सैजिटल साइनस। डॉक्टर सौरभ, आपको याद है ओम शांति ओम मूवी निकली थी और उस मूवी में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, तो उसमें एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे रमेश बाबू। ठीक उसी तरीके से जहां पर हम एक चुटकी सिंदूर भरते हैं वहां पर आपको हमारे ब्रेन का एक बहुत बड़ा सा वेन नजर आ रहा है। यस, यू कैन सी दिस वन। यस, तो ये है आपका सुपीरियर सैजिटल साइनस। याद रखेंगे कि जो एरेक्नॉइड ग्रैन्युलेशन होते हैं, एरेक्नॉइड विलाई होते हैं, वो इसी सुपीरियर सैजिटल साइनस में ओपन होते हैं और सीएसएफ अल्टीमेटली यही एब्जॉर्ब होता है। एक्जेक्टली। सो वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट। प्रेशर की बात करेंगे तो जो सीएसएफ का ओपनिंग प्रेशर होता है या जो मेंटेन प्रेशर होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली 12 to 15 सेंटीमीटर वाटर ये होता है जनरली सुपाइन पोजीशन में, लेकिन जब पेशेंट सिटिंग पोजीशन पे है तो ये 18 to 24 सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक जा सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीएसएफ के बारे में एक और जो हम रेस्पिरेटरी से कोरिलेट कर सकते हैं ट्रिक होता है कि सीएसएफ का वॉल्यूम कितना है। तो नॉर्मली जो वॉल्यूम हम बोलते हैं वो होता है टोटल ऑफ 500 ml, जो कि टाइडल वॉल्यूम के इक्वल कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली वो तो टोटल वॉल्यूम होता है। जो अगर हम बॉडी वेट के से हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 2 ml per kg और 140 ml विच इज इक्विवेलेंट टू एनाटॉमिकल डेड स्पेस, जो कि रीसर्कुलेट होता है पूरे दिन में 2.5 times। सो 140 ml कन्वर्ट्स इनटू 500 ml।
तो ये वॉल्यूम एंड प्रेशर की बात हो गई। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम हाई प्रेशर हाइड्रोकेफेलस की बात कर रहे हैं या मेनिंजाइटिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग ओपनिंग प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। अगर पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है तो इसमें प्रेशर काफी हाई होता है, वो जब भी हम मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम इस पॉइंट को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है कि सिस्टमिक इफेक्ट्स ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो जब हम सिस्टमिक इफेक्ट्स की बात करते हैं तो एक्चुअली जैसे ही हम मेडिसिन पढ़ना चालू करेंगे, कोई भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कोई भी ड्रग्स है या कोई भी इंटरवेंशन जो बॉडी पे हो रही है, उसको हम ऐसे ही याद करेंगे कि सिस्टमिक इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो मेनली हमारे सबसे पहले जो लाइफ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली कंट्रोल करते हैं वो होता है सेरेब्रल एंड कार्डियोवास्कुलर। तो हम कार्डियोवास्कुलर से अगर स्टार्ट करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया के इफेक्ट्स, तो सबसे पहला होता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन इतना कॉमन इफेक्ट है स्पाइनल के बाद में, क्योंकि अगर हाइपोटेंशन नहीं हुआ तो इवन एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट भी डाउट करता है कि उसका स्पाइनल का इफेक्ट आया है कि नहीं आया है। तो ये हाइपोटेंशन एक तो ऑटोनॉमिक ब्लॉकेज के कारण से, सिंपैथेटिक ब्लॉकेज के कारण से, ब्रेडिकार्डिया के कारण से, पेरिफेरल वीनस पूलिंग के कारण से, बहुत सारे रीजन से इसमें हाइपोटेंशन होता ही है। फिर इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया एक कॉमन सिम्टम है। अगर हम सीनेस में बात करेंगे मेनली, तो यहाँ पर सबसे पहले चालू होता है नॉजिया एंड वॉमिटिंग। ये मेनली क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगाटा में जब हाइपोटेंशन होता है तो वो सेंस करता है उसका वॉमिटिंग सेंटर, पेशेंट को नॉजिया वॉमिटिंग होना चालू होता है। तो इसमें हम एंटीमेटिक देने के साथ में ऐसे ड्रग्स भी देते हैं जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ सके। तो ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन था जहां तक मुझे याद है कि पोस्ट स्पाइनल एनेस्थीसिया जो हाइपोटेंशन होता है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। तो इसका आंसर इफेड्रीन होता है। इफेड्रीन इज वेरी कॉमन एजेंट व्हिच इज यूज्ड टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। बढ़िया। नॉजिया वॉमिटिंग के अलावा टोटल स्पाइनल या हाई स्पाइनल एनेस्थीसिया भी हो सकता है। हाई स्पाइनल में कब बोलते हैं? जब T4 के लेवल से ऊपर चला जाए, तब कार्डियो एक्सोलेटरी फाइबर्स अफेक्ट होते हैं, तो पेशेंट को हाइपोटेंशन प्रोफाउंड हो जाता है, तो पेशेंट काफी ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील करता है। और टोटल स्पाइनल में तो मेडुला में भी ब्लड फ्लो कम होने से पेशेंट बिकम्स अनकॉन्शियस, स्लरिंग ऑफ स्पीच, ये सारे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। अगर हम रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की बात करें स्पाइनल के इफेक्ट के लिए, तो नॉर्मल पेशेंट्स में उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो सीओपीडी अस्थमा के पेशेंट्स हैं, जो सीओपीडी अस्थमा के पेशेंट्स हैं, वो मेनली एक्सपिरेटरी मसल्स को या जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनको बहुत ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं अपनी रेस्पिरेटरी ड्राइव को फुलफिल करने के लिए, डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो जैसे ही लोअर रेस्पिरेटरी मसल्स अगर ब्लॉक हो जाती है, सो दे फील डिस्कम्फर्ट की हमें सांस नहीं आ रही, तो हमें उन्हें मेनली एश्योरेंस देना होता है, कई बार ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देना होता है। जेनेटो यूरिनरी की बात करेंगे तो रीनल ब्लड फ्लो का तो नॉर्मली ऑटो रेगुलेशन मेंटेन्ड होता है, लेकिन फ्लैसिड पेनिस जो कि बहुत कॉमनली सीन हमें देखने को मिलता है यूरोलॉजिकल सर्जरी में, तो इवन हम ऐसे केसेस में तो इवन लेवल भी चेक नहीं करते हैं। अगर फ्लैसिड पेनिस मिल गया है तो ये इनडायरेक्ट साइन है कि आपका स्पाइनल का इफेक्ट आ चुका है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो जो ऑर्डर है ब्लॉकेट का वो होता है सबसे पहले ऑटोनॉमिक फाइबर, देन सेंसरी, देन मोटर, एएसएम और आसाम, इसी ऑर्डर पे, रिवर्सल ऑर्डर पे ही इसके इफेक्ट्स रिवर्स होते हैं। तो ये हमें याद रखना है। तो ये आसाम का निमोनिक बहुत अच्छा है, एएसएम। हाँ, ये याद रखा जा सकता है। रिवर्सल ऑर्डर में भी सेम इसी को ही हम देख सकते हैं। इसके अलावा जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में चूंकि सिंपैथेटिक ब्लॉकेट होता है तो पैरासिम्पैथेटिक का डोमिनेंस होने के कारण से पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज हो जाती है। और जो थर्मो रेगुलेशन में अगर बात करेंगे तो नीचे तो ब्लॉकेड हो चुका है एक लेवल के नीचे, तो वहां पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन ऊपर में पेशेंट को कंटिन्यूअसली शिवरिंग होती है मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को। तो स्पाइनल देने के बाद में ना मोस्ट ऑफ द पेशेंट कंप्लेन करेंगे कि हमें चिल्स आ रहे हैं या ठंडी लग रही है। तो जो भी आपके कलीग्स होंगे जिन्होंने स्पाइनल एनेस्थीसिया रिसीव किया होगा, आप उनसे डिस्कस इस बारे में कर सकते हैं। बढ़िया। ड्रग्स यूज इन स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए हम कौन सी ड्रग्स यूज कर सकते हैं? अभी तक हमने पढ़ा था फिजियोलॉजी, सिस्टमिक इफेक्ट्स और क्या क्या उनके अदर इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन कौन सी ड्रग्स यूज करनी है? तो मोस्ट कॉमनली यूज जो हम करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया में वो होता है लोकल एनेस्थीसिया, जो कि सोडियम चैनल पर एक्ट करता है, और इसमें भी बुप्रोकेन इज द मोस्ट कॉमनली यूज। लिग्नोकेन, रोप्रोकेन वो है, स्टडीज हो चुके हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो बुप्रोकेन ही है। इसके अलावा हम जो यूज कर सकते हैं वो होते हैं एडजुवेंट्स, जैसे कि डेक्सामेथासोन जो अल्फा एगोनिस्ट है वो हम यूज कर सकते हैं, ट्रामाडोल, लो डोज भी यूज कर सकते हैं। कुछ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ओपियोइड्स भी यूज करते हैं, जिसमें कि लो डोज फैंटानिल जैसे कि 25 माइक्स या फिर वेरी लो डोज ऑफ मॉर्फिन भी यूज किया जाता है, लेकिन उसमें पोस्ट ऑपरेटिव प्रोराइटिस एंड हाइपोटेंशन कुछ केसेस में देखने को मिले हैं। बट ओवरऑल अगर एमसीक्यू आता है तो आपको लिग्नोकेन, बुप्रोकेन को सबसे पहले टिक करना है। बढ़िया। रिसेंटली आई थिंक क्वेश्चन आया था ड्यूरेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो ड्यूरेशन कैसे डिसाइड होता है श्रीकांत?
एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है डोज। जितना ज्यादा डोज पे आप देंगे उतने देर का रहेगा। उसके बाद सेकंड होता है कंसंट्रेशन। तो ये दोनों फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होते हैं वो एडजुवेंट्स यूज करते हैं, जिसमें ऑटोकंस्ट्रक्टर वगैरह भी दिया जाता है, जिससे भी आप ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। बट अगर एमसीक्यू आता है तो सबसे पहले आपको जो डिसाइड करना होता है डोज, देन फॉलोड बाय कंसंट्रेशन। ये दोनों जो फैक्टर्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसाइड करते हैं। तो अभी तक तो हमने बात कर ली कि कैसे देना है, किस में नहीं देना है, क्या इफेक्ट्स आएंगे, कितने देर का रहेगा, लेकिन हम अपनी पेशेंट कमला को तो भूल ही गए। तो यहाँ पे कमला सोच रही है कि अगर मुझे आके किसी ने स्पाइनल दिया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या है? जो फिजियोलॉजी है अगर वो डिरेंज हो जाए तो पैथोलॉजी बन सकती है। तो वैसे ही जो सिस्टमिक इफेक्ट्स हमने देखे, अगर वो कॉम्प्लिकेशंस बन जाएंगे, कैसे बनेंगे? अगर वो सिग्निफिकेंटली उनका इफेक्ट बढ़ जाता है। तो जैसे कि हमने कार्डियोवास्कुलर में पढ़ा था, अगर हाइपोटेंशन प्रोफाउंड हो गया तो सारे ऑर्गन का ऑर्गन शट डाउन हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया प्रोफाउंड हो सकता है, हाई स्पाइनल होने के कारण से पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, सीजर आ सकते हैं, नोजिया वॉमिटिंग फर्दर हो सकता है, टोटल स्पाइनल एनेस्थीसिया होने के कारण से पेशेंट एस्पिरेट भी कर सकता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी एपनिया हो सकता है, ठीक है, ये सारे, और सिवरिंग प्रोफाउंड हो सकती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन है स्पाइनल एनेस्थीसिया के। लेकिन हमें हमेशा रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखना होता है, जनरल एनेस्थीसिया के क्या रिस्क हैं और स्पाइनल के क्या है। तो स्पाइनल डेफिनेटली इजियर है, चीपर है, जो सिस्टमिक साइड इफेक्ट है ड्रग से कम है कंपेयर टू जनरल एनेस्थीसिया। और जनरल एनेस्थीसिया के बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जिनके कुछ ना कुछ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, तो वो सबको बाईपास करता है स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो इसीलिए स्पाइनल जिस भी केस में पॉसिबल हो सकता है हम लोग कोशिश करते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन को जानने के बाद कमला ने करवा ली अपनी सर्जरी, बेबी हो गया डिलीवर, कमला इज वेरी हैप्पी। बट क्या यहाँ पे कमला की स्टोरी हो जाती है खत्म? इतनी जल्दी नहीं। फैमिली इज वेरी हैप्पी, लेकिन अभी कमला को स्टेबलाइज होना है, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे या तो कमला की जर्नी हो सकती है सेफ डिलीवरी एंड शी कैन गो होम, और या फिर हो सकता है डिले पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो इसको बारे में जानने के लिए हम लोग पार्ट 2 जल्दी लेकर आएंगे। तो मेरे दोस्तों याद रखिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, दिल से की हुई दोस्ती और दिल से की हुई पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। तो हम फिर से आप सभी के साथ मिलेंगे, सौरभ और श्रीकांत आप सभी के लिए फिर से कुछ इंटरेस्टिंग केस लेकर के आएंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। Get the best education with Dr. Shrikant Verma classes. Wish you all the best from my side and also from Dr. Shrikant Verma classes. नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं चेतन भगत डॉक्टर श्रीकांत वर्मा सर के सभी स्टूडेंट्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।